को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया कि नरेंद्र मोदी सरकार है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या भारत ने बिना लड़े ही पाकिस्तान को तबाही के कगार पर ला दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति के चलते युद्ध से पहले ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है? क्या युद्ध की तैयारियों में ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दम फूलने लगा है? क्या हमले से बचने की कोशिश में ही पाकिस्तान की तिजोरी खाली होने लगी? कम $250 मिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। $250 मिलियन, और यह खर्च पाकिस्तान की औकात से ऊपर का मामला है। सप्लाई लाइन, फ्यूल, फूड, लॉजिस्टिक्स, सब पर पाकिस्तान को जबरदस्त खर्चा उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की आर्थिक हालत देखेंगे तो समझेंगे कि यह खर्च उसके लिए सीधे सीधे सुसाइडल है, आत्मघाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही आईसीयू में है। 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ अगर देखें पाकिस्तान की तो 2% से नीचे थी और महंगाई 30% से ऊपर। विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ $8 अरब का है आज की तारीख, जो कि एक महीने से कम के इंपोर्ट के लिए भी, मतलब ये समझिए कि उससे भी कम का है। एक महीने में जितना उसको आयात करना पड़ता है सामान पाकिस्तान को, उसके लिए जितना बिल भुगतान करना पड़ता है उससे भी कम है रकम है, $8 बिलियन। और आईएमएफ की शर्तों पर चल रहे पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ जीडीपी का 77% पहुंच चुका है। पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उसका 77% उस पर कर्जा है। और जहां तक डिफेंस बजट की बात है तो पहले से ही बहुत बहुत छोटा था। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जीडीपी का 1.7% है, जबकि भारत का 2.4। और भारत और पाकिस्तान की जीडीपी में आसमान जमीन का अंतर है। आज पाकिस्तानी सेना की हालत यह है कि उसके तोपखाने के पास इतनी ही सप्लाई है कि वो सिर्फ 4 दिन तक चलेगी। आप सोचिए, तोपखाना किसी भी फौज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी अंग है, और जो कि युद्ध में उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। उसके पास 4 दिन का गोला बारूद है और पाकिस्तान भारत से जंग करना चाहता है। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 दिन की फुल स्केल वॉर की तैयारी है। अगर ऑल आउट वॉर हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच तो 10 दिन क्या, 1 हफ्ते भी पाकिस्तान का टिकना मुश्किल है। उससे ऊपर एक भी दिन पाकिस्तान के पास इतना साजो सामान नहीं है कि वो भारतीय फौज के सामने टिकी रह सके। तो एक तरफ पाकिस्तान युद्ध के इंतजार में पिस रहा है और दूसरी तरफ भारत ने आर्थिक नाकेबंदी करके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत करारी चोट दी। यानी पानी के साथ साथ वो दाने का संकट भी आने वाला है पाकिस्तान। भारत ने व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए, इससे उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि 58% एक्सपोर्ट देती है, जितना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है उसका 58% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। भारत की इस स्ट्रेटजी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसी बीच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। मूडीज ने आज ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस को तगड़ा झटका लग सकता है। और अगर यह टेंशन लंबी खिंचती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को गहरी चोट लगेगी। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर असर पड़ेगा और उसकी विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता और फाइनेंशियल हेल्प पाने की क्षमता दोनों, या उसकी संभावना दोनों ही कम हो जाएगी। यानी कंगाल पाकिस्तान के सामने उधारी वाला रास्ता भी बंद होने वाला। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही दम तोड़ती हुई दिख रही है,
पाकिस्तान की फौज के पास गोला बारूद नहीं है, पाकिस्तान के फौज के पास रसद और जरूरी युद्ध लड़ने के लिए जो जरूरी साजो सामान है वो नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान ऐसी ऐसी हिमाकत करता है जिसमें कि उसे दंड मिलना एक तरीके से तय है, फिर भी वो ऐसी चीजें करना बंद नहीं कर रहा। यह बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सत्ता में बैठे हुए लोग, उनको अपने अवाम की, अपनी जनता की रत्ती भर भी चिंता नहीं। ऐसी सड़ी गली स्थिति है, लेकिन आतंक का रास्ता छोड़ने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सबक सिखाने का बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ मीटिंगों का दौर भी जारी है ताकि पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे। आज कभी वो नेवी चीफ से मिल रहे हैं, फिर एयरफोर्स चीफ के साथ भी बैठक हुई और पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि हमला हवाई होगा या समंदर के रास्ते। इसीलिए वो अपनी नेवी और एयरफोर्स दोनों को एक्शन में रखने और या अलर्ट मोड में रखने पर मजबूर है। लेकिन यह सवाल है कि कितने दिन पाकिस्तान इस मोड में कितने दिन रह सकता है, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो अपनी सेना को लंबे टाइम तक मोबिलाइज करके रख सके, उनको तैनात रख सके, उनको अलर्ट मोड में रख सके, क्योंकि फौज की तैनाती में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। पीएम मोदी की युद्ध नीति का इंपैक्ट दिख रहा है और जल्द ही आज जिस युद्ध नीति पर चल रहे हैं, यही युद्ध नीति पीएम मोदी के प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी दिखी थी और तब भी पाकिस्तान तैयारी में ही बर्बाद हो गया था। और तब 2001 की जब बात मैं कर रहा हूं, जो 2001 में पाकिस्तान की हालत फिर भी इतनी खराब नहीं थी, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर, इतनी लचर स्थिति में नहीं थी और तब पाकिस्तान का दम फूल गया था। और इस बार क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए इसी बात। 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। भारत ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया और 10 महीने तक एक तरीके से युद्ध की स्थिति बनी रही। पूरी दुनिया को लग रहा था कि युद्ध अब हुआ कि तब हुआ। जवाब में पाकिस्तान को भी अपनी सीमाओं पर 3 लाख सेना तैनात करनी पड़ी और इस सैन्य तैनाती में ही पाकिस्तान को करीब $1.5 बिलियन गंवाने पड़े थे। यानी बिना युद्ध लड़े उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। यह ठीक बात है कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी ऑपरेशन पराक्रम में पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन भारत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है और भारत के लिए $1.5-2 बिलियन या $4 बिलियन, $5 बिलियन अगर सेना को मोबिलाइज करने में इतना भी खर्च हो रहा है तो भी भारत के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, पीनट के बराबर है भारत के लिए आज। लेकिन उस पाकिस्तान के लिए जिसका कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन का है, अगर तो $1.5 बिलियन के बजाय उसे आज की तारीख में कम से कम 3, 3.5, $4 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। और जिस पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर $8 बिलियन ही जिसके खजाने में हो, अगर $4 बिलियन उसमें से सेनाओं के मूवमेंट पे, उनकी तैनाती पे और उनको ऑपरेशनल मोड में लाने के लिए खर्च कर देने पड़े, उस पाकिस्तान खाली हो रहा है। और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4.2% से घटकर 3.1% रह गई थी। स्पष्ट है कि अगर युद्ध की तैयारी में ही जिस तरह के वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है, जिस तरह के पीएम मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की इस युद्ध नीति का आधार दरअसल भारतीयता में छिपी हुई। भारत में ऐसी युद्ध नीति पहले भी आजमाई जाती रही। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि शत्रु को उसकी कमजोरी में उलझाओ और जब वह थक जाए तब प्रहार करो। दुनिया की मशहूर युद्ध रणनीति की किताबों में भी इस बात की चर्चा है। संजू आर्ट ऑफ वॉर उनकी लिखी हुई एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दुश्मन को बिना लड़े थकाओ और उसकी ताकत को खत्म करो। क्वाल्सबीज उनकी किताब है ऑन वॉर, उसमें कहा गया है कि युद्ध में इंतजार एक हथियार है। वॉर तो एक बार करना होता है, वार तो
जब आपको मौका मिलता है तब करते हैं, लेकिन उस मौके की तलाश में हो सकता है कि आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन वो इंतजार उसका बहुत बहुत मतलब है। और भारत आज उसी इंतजार, भारत को उस मौके का इंतजार है जब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा और उसे भनक नहीं लगेगी। इतिहास में कई बार छोटी सेनाओं ने इंतजार की इसी रणनीति के जरिए बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया है। 3री सदी ईसा पूर्व में कार्थेज के सेनापति हैनिबल ने रोम की विशाल सेना को कन्नाई की लड़ाई में इसी इंतजार की रणनीति के तहत हरा दिया था। हैनिबल ने रोम की सेना को उलझाकर, उन्हें थकाकर और सही समय पर प्रहार करके जीत हासिल की थी। भारत के इतिहास में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की रणनीति के तहत सिकंदर के सेनापतियों को इसी तरीके से इंतजार में उलझाकर हराया था। खुद सिकंदर ने भी ये युद्ध नीति अपनाई थी। सिकंदर ने महीनों तक पुरु की सेना को भ्रम में रखा। पुरु की सेना थक गई, मनोबल गिरा, इससे मनोबल टूटा और अंत में हार हुई। आज भारत वही रणनीति अपना रहा है, पाकिस्तान को इस डर में उलझाकर कि भारत कब और कहां से हमला करेगा, भारत उसे बिना लड़े कमजोर कर रहा है। दुनिया में पहले भी कई देश इंतजार की रणनीति से तबाह हुए। 1980 के दशक में सोवियत संघ को अमेरिका से शीत युद्ध में इंतजार की रणनीति ने ही थका दिया था। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर सोवियत संघ को सैन्य खर्चे के लिए इतना उलझाया, उससे इस तरीके से उसको एक तरीके से इंस्टिगेट किया कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज भारत भी पाकिस्तान के साथ यही कर रहा है। भारत का हर बयान, हर सैन्य तैयारी और हर कदम पाकिस्तान को डरा रहा है और यही डर पाकिस्तान को ले डूबेगा। पाकिस्तान को पता है कि भारत जैसी विशाल फौज वाला देश और इतना ताकतवर देश जब हमला करेगा तो पाकिस्तान के लिए उसे सह पाना, उसे बर्दाश्त कर पाना, उसका जवाब दे पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए उसे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ रही है उन तैयारियों में, ताकि वो भारत के किसी हमले का किसी तरीके से जवाब दे। और इस तैयारी में उसका दम निकला जा रहा है। और अगर थोड़े दिन इसी तरीके का माहौल रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा कर बिखर जाएगी। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, जिसमें आपको यह बताएंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया जाएगा कि कल्पना से भी बड़ा होगा, तो उसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान से जंग का इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि बदले की कार्रवाई में वो प्लान भी शामिल है जिसका मकसद पाकिस्तान को ऐसी चोट देना है जिसका अंजाम पाकिस्तान की आने वाली पुश्तों को भी याद है, जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसे। और यह प्लान इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने पहले ही एक्टिवेट कर दिया और जिसका असर अब दिखना शुरू भी हो गया और पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। तो जो लोग कह रहे थे कि ना इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देने से क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता, उन लोगों को अब तस्वीरें देखनी चाहिए। आज हम ऐसी बहुत सारी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे पाकिस्तान की तरफ जा रही चिनाब नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया है और इसकी जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि सलाल बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी सूखी हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने में रामबन जिले के बगलिहार बांध का भी इस्तेमाल किया है और उसके गेट को भी बंद कर दिया। यह बांध भी चिनाब नदी पर है। अब चिनाब नदी के बाद सरकार की योजना है कि ऐसी ही कार्रवाई झेलम नदी पर भी की जाए। झेलम पर बने किशनगंगा बांध के लिए भी
इसी तरह की योजना बनाई जा रही है, उसके भी गेट बंद करने की प्लानिंग, जिससे पाकिस्तान जा रही इस नदी का जलस्तर और कम हो जाएगा। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से कैसे पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मच गया है, पाकिस्तानी हुकूमत का कैसे हलक सूख रहा है और भारत के एक कदम से कैसे पाकिस्तान पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रहा है, यह सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के ग्राउंड जीरो पर यानी कि सलाल डैम से नवभारत की जरा एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चिनाब नदी जिस पर मौजूद है सलाल डैम, उस पर हम मौजूद हैं, फिलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते चलो कि चेतावनी, चिनाब का जल स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है, कृपया नदी में न जाएं। ये वार्निंग है जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम में लिखी गई है, लेकिन पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है वो लिखावट में कहीं लिखी नहीं गई है और इसीलिए भारत उसे एक एक्शन के तौर पर पाकिस्तान को वो बोली समझा रहा है जिसे वो समझते हैं। एक तरफ ये देख सकते हैं आप चिनाब नदी का पानी है, एक उसका जल स्तर भी आप समझ पाएंगे कि काफी ज्यादा स्टोरेज जो है वो यहाँ किया गया है, पानी को पूरी तरह से ठहराया गया है और ये आप पूरा एक रास्ता देख पा रहे हैं जिसका डैम का आपको उपयोग है वो नजर आएगा। ये पावर स्टेशन है सलाल डैम पर। वहीं दूसरी तरफ की आपको मैं तस्वीर लेकर चलती चलूं सलाल पावर स्टेशन से, और ये तस्वीर है पानी बंद होने के बाद के नजारे की, जहां पर हमेशा अमूमन 10 से 20 फीट पानी गहरा बना रहता था। वहां की जमीन को आप सूखा महसूस कर पा रहे होंगे। जो पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर गड्ढों में बसा हुआ वो मलबा है जिसे डैम की सफाई के लिए बहाया जाता है और उसके बाद ये पूरा नदी का जो रास्ता है ये शांत है, खाली है, खोखला है और यही रास्ता जो है ये पाकिस्तान की ओर जाता है। तो साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि जब भारत ये चेतावनी दे रहा है कि वो बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसाएगा, तो ये उसकी सबसे पहली तस्वीर है, ये ट्रेलर है। तो जो लोग मोदी सरकार के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के फैसले का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अब समझ में आ रहा होगा कि यह फैसला पाकिस्तान पर किसी न्यूक्लियर अटैक से कम पावरफुल नहीं है, क्योंकि जंग सिर्फ तोप या गोले और मिसाइल चलाने से नहीं जीती जाती, जंग कूटनीति के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है और उसके कई पहलू होते हैं, उसके कई मोर्चे होते हैं और अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन को मात देनी होती है, चोट देनी होती है। और इंडस वाटर ट्रीटी भी ऐसा ही एक मोर्चा है जिससे पाकिस्तान प्यास से ही मर जाएगा, जिसका ट्रेलर अब पाकिस्तान में दिखना शुरू हो गया है। लेकिन उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि पाकिस्तान सिंचाई और पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए मुख्य तौर पर बगलिहार डैम पर निर्भर करता है, जिसका फ्लो रोककर भारत ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व पर एक स्ट्राइक किया। चिनाब नदी पर बना बगलिहार बांध रन ऑफ द रिवर प्लांट के रूप में बनाया गया, यानी बगलिहार बांध के जरिए भारत सिर्फ उतना ही पानी रोक सकता है जितना बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है। कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है कि जिसमें कि आप बहुत बड़ी मात्रा में पानी को रोक कर रख सकें, यानी कि आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि पानी के फ्लो को आप जैसे चाहे वैसे प्रभावित कर सकें। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोक सकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके वो टरबाइन को घुमाते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। साल 2008 में पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद भारत ने बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था, लेकिन आज तक कभी इस बांध के जरिए पाकिस्तान का पानी नहीं रोका गया, लेकिन अब रोक दिया गया। यह बताता है कि यह भारत की पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का एक हिस्सा है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के हवाले से यह दावा किया गया है कि रिजर्वायर से गाद निकालने की प्रक्रिया, जिसको डीसिल्टिंग कहते हैं, उसके लिए बगलिहार और सलाल बांध के फाटकों को बंद किया गया है, जिसकी वजह से 90% तक पानी का प्रवाह पाकिस्तान की तरफ कम हो गया है और अब किशनगंगा बांध के फाटक गिराकर गाद साफ करने की योजना पर काम चल रहा है। इसको डीसिल्टिंग कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो सिंधु जल समझौता था, उसके तहत भारत डीसिल्टिंग का एक काम सिर्फ अगस्त के महीने में ही कर सकता था, जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, यानी कि नदी में पानी की कोई कमी नहीं होती या पाकिस्तान की तरफ भी पानी की ऐसी कोई किल्लत नहीं होती। सिर्फ ये डीसिल्टिंग का काम, यानी कि सारे गेट को खोलकर सारा पानी निकालकर उसकी गाद को साफ करने का काम और उसके बाद फिर से गेट बंद करके रीफिलिंग का काम,
ये जो पूरा डिसिल्टिंग का प्रोसेस है, ये सिर्फ अगस्त में हो सकता था, लेकिन भारत ने चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो ये काम वो कभी भी कर सकता है, और उसकी शुरुआत उसने अब कर दी। और वैसे समय में जब गर्मियां हैं, जब गर्मी का सीजन है और पाकिस्तान में पहले ही पानी की किल्लत होती है, इस सब वैसे समय में आपने डिसिल्टिंग शुरू कर दिया, यानी कि अब एक बार पूरी तरीके से पानी भरकर फिर उसे खाली किया जाएगा और उसके बाद फिर से फाटक बंद करके फिर से रिजर्वायर को भरने का काम होगा। और इसमें जब रिफिलिंग का काम होगा तो उसमें कई दिन तक फाटक बंद रहे। उस समय पाकिस्तान में हालत क्या होगी? उस समय तक गर्मी और चरम पर होगी, पाकिस्तान में पानी की किल्लत और ज्यादा हो रही होगी। और उस समय जब भारत ये पानी बंद करेगा तो सोचिए पाकिस्तान में क्या हालत होगी। बांधों के फाटक बंद करने की टाइमिंग में ही पाकिस्तान को मजा चखाने की रणनीति, ये आप जरा इसको समझिए। तो जो गाद हटाने की प्रक्रिया को अगस्त महीने में जो किया जाता था, वो काम अब हमने अभी करना शुरू कर दिया है, और यही पाकिस्तान के लिए एक तरीके से सजा है। लेकिन बगलिहार बांध को मई में बंद करने के पीछे पाकिस्तान को जो सबक सिखाना है, ये मकसद भारत का, ये आप समझिए कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से भारत की तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट पहले आप नहीं शुरू कर सकते थे। पाकिस्तान को 6-6 महीने की नोटिस देना जरूरी होता था, और नोटिस देने के बाद पाकिस्तान जो है चिल्लाते हुए भारत के पास और वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता था। लेकिन अब ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने के बाद ऐसा करना जरूरी नहीं है भारत के लिए कि वो पहले पाकिस्तान को नोटिस दे। अब आप जब चाहें, जहां चाहें, अपने हिसाब से बांध बना सकते हैं और पाकिस्तान की सारी आपत्तियों को दरकिनार कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पानी रोके जाने के बाद चिनाब नदी से पाकिस्तान जाने वाला पानी कितना कम रह गया है, और क्यों पाकिस्तान जो इस समझौते को सस्पेंड किए जाने को लेकर इतना बौखलाया हुआ है, उसकी वजह अब आपको समझ में आ जाएगी। चिनाब नदी के पाकिस्तान जाने वाले सारे रास्ते भारत सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं, और इसीलिए अब पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात तब नजर आएंगे जब उन्हें सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चिनाब पानी मिलना बंद हो जाएगा। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये वह इलाका है जहां पर 20 से 25 फीट पानी की जो गहराई है वो महसूस की जाती थी, लेकिन जब से डैम के कपाट बंद किए गए हैं, यहाँ पर हम आराम से मौजूद होकर, खड़े होकर रिपोर्टिंग भी कर पा रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार मनोज सिंह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर गहराई पानी की नापी जाती थी, जहां पर खड़े होना असंभव था, वहां पर अब खड़े होकर रिपोर्टिंग भी की जा रही है। तो पाकिस्तान इस समझौते को रद्द किए जाने को लेकर यूएन जाने की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की याद दिला रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की है, बल्कि समझौते को तोड़ने का भारत का फैसला, या तोड़ना नहीं कहे तो भी कम से कम सस्पेंड करने का जो फैसला, ये क्यों जरूरी था, इसको भी समझिए। ये मौके से एक तरीके से किया गया काम है जो बहुत दिनों से ड्यू था। सिंधु जल समझौता असल में शुरू से ही एक तरफा। 1960 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते को हरी झंडी दी, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे इस समझौते के बाद। लेकिन नेहरू का आकलन गलत निकला, और इसका एहसास बाद में उन्हें हुआ भी नेहरू। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जो सारी जिम्मेदारी भारत के ऊपर मढ़ता है, लेकिन सारा फायदा पाकिस्तान को देता है। जैसे कुछ उदाहरण से समझिए आप, अगर आप ऐसे समझिए कि भारत अपर रिपेरियन स्टेट है, यानी कि भारत से नदी पाकिस्तान में जा रही है। सो अपर रिपेरियन स्टेट होने के बावजूद, यानी इंडस रिवर सिस्टम में जितनी नदियां हैं उसका 40% कैचमेंट एरिया भारत में है, उसके बावजूद इसके पानी पर 80% अधिकार पाकिस्तान का है, और सिर्फ 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। आप सोचिए ये कितना एक तरफा है। भारत के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। इस जल समझौते में जवाबदेही का बोझ सारा भारत पर है। कैसे, जरा इसको ऐसे समझिए कि 1960 में हुए इस समझौते के तहत भारत को इंडस वाटर फंड में $172 मिलियन देने पड़े थे, जो आज की तारीख में रकम 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और पैसे के हिसाब, अगर इसी पैसे से पाकिस्तान में नहरों का पूरा जाल बिछाया गया, यानी पानी भी आपका, पैसा भी आपका, और मौज पाकिस्तान का। हमारे कहते हैं ना कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, वही वाली बात है।
और देखिए ये समझौता एक तरफा कैसे, एक ऐसी ट्रीटी है, एक ऐसा समझौता है जिसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। मतलब आप बाहर नहीं आ सकते इस समझौते से। सोचिए, मतलब आप इस समझौते में एक बार आपने हस्ताक्षर कर दिए तो अब हमेशा हमेशा के लिए आप उससे बंध गए। और इसी बात का हवाला देकर पाकिस्तान दुनिया भर में घूम रहा है कि भारत ने एक तरफा कार्रवाई की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट एक कह रहे हैं कि भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो इस समझौते पर पुनर्विचार करे, क्योंकि दुनिया की कोई भी संधि देश काल और परिस्थिति बदल जाने पर बदली जा सकती है। और 1960 में जब यह समझौता हुआ था तब भारत पाकिस्तान की स्थिति अलग थी और आज अलग है। पाकिस्तान से आतंकवाद खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका हवाला देकर भारत इस समझौते को रोक सकता है। और इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे हैं और आज ही रक्षा सचिव से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है देश की राजधानी में और पावर सेंटर में, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत, इस बैठक या इस मीटिंग के मायने क्या हैं? देखिए रंजीत जी, इस वक्त मैं पीएमओ के ठीक बाहर हूं। जो आधिकारिक सोर्स हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भले ही औपचारिक तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बातचीत हो, उस मसले पर हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो तनातनी चल रही है उसको लेकर अनौपचारिक बातचीत राहुल गांधी के साथ हो। लेकिन कुछ और लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी को लेकर बैठक नहीं है। किसी कमेटी में जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो मेंबर होते हैं। संभवतः सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है, जो सोर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलाई गई है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, ऐसे में हो सकता है कि अलग से यूनाइट दिखने के लिए पूरा राष्ट्र जब एक साथ खड़ा हो रहा है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ऑल पार्टी में पहले ही कह चुके हैं कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए रविकांत। और ये एक ऐसा मौका है जिस समय जब भारत में सभी लोगों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का भी एक साथ एक पेज पे होना जरूरी है और ऐसे में बैठक हो रही है। तो इस बैठक के का एजेंडा चाहे जो हो, लेकिन जैसे मौके पे बैठक हो रही है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के पास देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्य